हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत लू मियाओ से होती है, जो बता रही होती है कि आज उसका हाई स्कूल का पहला दिन है और आज से ही मैं एक लड़की को अवॉइड करना चाहती हूँ। वो मेरा पड़ोसी है और बचपन से मेरा दोस्त भी रह चुका है। वो उस बंदे को अवॉइड करने के लिए बिल्डिंग्स को टाप कर जा रही होती है और नीचे हमें जियांग को दिखाया जाता है, जो बिल्डिंग के नीचे वाले रास्ते से जा रहा होता है और लू मियाओ छत से कूदते हुए जा रही होती है और बताती है, बचपन से ही मुझे उसकी बहन होने का टैग मिल गया था। हम सेम खाना खाते हैं, इवन स्कूल में भी सेम जाते हैं, लेकिन सभी को सिर्फ उसी का टैलेंट दिखाई देता है। मुझे तो हमेशा सभी लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन हाई स्कूल में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस चीज को बदल कर ही रहूंगी। अपनी पूरी हाई स्कूल की लाइफ में इस बंदे को अवॉइड करने वाली हूँ, ताकि लोग मुझे भी मेरे नाम और काम से पहचान सके, ना कि उस जियांग की बहन के नाम से। लेकिन जियांग ने तो उसे बिल्डिंग के ऊपर से कूदते हुए देख लिया होता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रास्ते से निकल जाता है। तो मियाओ भी उसे इग्नोर करते हुए स्कूल की तरफ जा ही रही होती है, लेकिन रास्ता तो एक ही था। उन्हें स्कूल जाने के लिए सुपरमार्केट को क्रॉस करना था, इसलिए वो यहाँ पर जियांग से छुपते छुपाते जा रही होती है। वहाँ से निकलने के बाद उसे एक दीवार के नीचे से उतरना होता है, की तैयारी भी उसने कर रखी होती है। दीवार के पास कुछ ईंटों को लगा कर रखा हुआ था, लेकिन जब वो उतरने जा रही होती है तो तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और उन ईंटों को उठाकर ले जाते हैं। ये बेचारी तो यहीं पर लटक जाती है, वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी जियांग आकर उसे बचा लेता है। जियांग बोलते है, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी? लू मियाओ बोलती है, तुम मुझे नीचे उतारोगे या नहीं? नीचे गिरने वाली होती है, इसी डर से वो उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और उसकी गोद से उतरकर बोलती है, मैं हाई स्कूल में अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हें इग्नोर करने का सोचा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती स्कूल में सभी लोग मुझे तुम्हारी बहन के नाम से जाने। इसलिए कोशिश करना कि तुम भी स्कूल में मुझे अवॉइड करो। जियांग भी उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद वो स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे अपने डैड दिखते हैं, क्योंकि एक शराबी होते हैं, साथ ही जुआ भी खेलते थे, इसीलिए जियांग उनसे ठीक से बात नहीं करता। इधर लू मियाओ जब जा रही होती है तो उसे बच्चे दिखाई देते हैं। जिसने उसकी ईंटों को हटाया था वो भी उसकी ईंट को लेकर भाग जाती है, ताकि वो उनसे अपना बदला ले सके। इसके बाद वो स्कूल के लिए बस पकड़ लेती है। इसमें सभी लोग उसे बड़े अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। बस में जियांग भी था, जो उसे ईंट बाहर फेंकने के लिए बोल रहा होता है। लू मियाओ चलती बस में उस ईंट को कहीं भी फेंक नहीं सकती थी, इसलिए ये मैडम उसे अपनी ही बैग में रख लेती है और कैमरा निकाल कर बोल रही होती है, वैसे तुम लगते बहुत हैंडसम हो, इसलिए आज स्पीच के टाइम पर मैं तुम्हारी फोटोज क्लिक करूंगी। अभी सीट खाली हो जाती है, इसलिए वो जियांग को भी अपने साथ बिठा लेती है। इतनी देर में लू मियाओ को तो नींद ही आ जाती है, इसलिए वो उसका सर धीरे से विंडो की तरफ कर देता है। वो सोते हुए काफी ज्यादा फनी लग रही होती है, इसलिए जियांग उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। लू मियाओ को चोट न लग जाए, इस वजह से वो उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है। कुछ देर में ये लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं। बस से उतरने के बाद वो उसे 30 सेकंड के बाद आने के लिए बोलती है और स्कूल में ऐसा प्रेटेंड करने के लिए बोल रही होती है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। जियांग भी उसकी बात मान जाता है और उसकी पीठ थपथपाने के बहाने उसकी सोते हुए फोटो उसकी पीठ पर चिपका देता है और उसके बाद गुड लक विश कर जाने लगता है। लू मियाओ खुश होकर अपनी क्लास के अंदर आ जाती है, लेकिन सभी लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। इवन गाओ नाम का एक लड़का उस फोटो के लिए उसका मजाक भी उड़ाने लग जाता है। लू मियाओ उस फोटो को निकालती है और उसे जियांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये वो फोटो को गुस्से में डेस्क पर रख देती है, लेकिन डेस्क के ऊपर शीची की बुक रखी होती है और उसने अपना हाथ उसी के ऊपर पटक दिया था। इसी वजह से शीची की कॉपी का पेज फट जाता है। लू मियाओ उसे सॉरी बोलने लग जाती है। शीची बोलती है, प्लीज कृपया कर तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। लू मियाओ भी अपनी जगह पर बैठ जाती है और बैग से उस ईंट को निकालती है, जिसे देखकर शीची तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। गाओ बोलता है, अरे मैं तो मस्ती कर रहा था, ये ईंट निकालने की क्या जरूरत थी? लेकिन लू मियाओ को तो जियांग पर गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सभी न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करने के लिए सभी बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। यहाँ पर जियांग, जो कि स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट होता है, सभी का स्पीच से वेलकम कर रहा होता है। स्पीच खत्म होने के बाद वो एक मोटिवेशन स्पीच भी देता है, जिसके बाद लू मियाओ के साथ साथ बाकी सभी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लू मियाओ तो बोलने लग जाती है, उसे ये डायलॉग मैंने सिखाया था। उसके क्लासमेट बोलने लग जाते हैं, तुम उसे कैसे सिखा सकती हो, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है?
अभी उसे याद आता है मुझे तो प्रिटेंड करना है कि मैं उसे नहीं जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसे अपनी पहचान बनानी थी। इसलिए वो बात को घुमाते हुए बोल देती है वो मेरा सीनियर है, हमारे पास की क्लास में ही तो है। के बाद सभी का अटेंशन फिर से जियांग के ऊपर चला जाता है। इस वजह से सभी लोग लू मियाओ को इग्नोर कर देते हैं। ये चीज और ये बात लू मियाओ को तो बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। इसके बाद वो क्लास में आकर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ मोटिवेशन के कोर्स अपने डेस्क पर चिपका देती है, ताकि वो मोटिवेट होकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन लू मियाओ को तो सोने की बहुत ही ज्यादा बुरी आदत थी। इसके बाद वो ऑडिटोरियम में आकर जियांग की तरह स्पीच देने की प्रैक्टिस करती है और खुद से प्रॉमिस करती है कि वो क्लास में अब से नहीं सोएगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी देगी। वो फोटो खींचने के लिए अपना कैमरा लेने जाती है, लेकिन फिर वो स्टेज पर पड़े हुए सामान को इधर उधर कर देती है, जिसकी वजह से वो परेशान होकर यहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, इसलिए वो भागकर ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाकर छुप जाती है। सिक्योरिटी गार्ड वो कैमरा लेकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टिंग रूम का दरवाजा भी बंद हो जाता है और इसी वजह से वो अंदर ही फंस जाती है। सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में लू मियाओ का कैमरा देखकर जियांग उसे बोल देता है मैं ये कैमरा ऑडिटोरियम में भूल गया था। इस वजह से सिक्योरिटी गार्ड उसे ये कैमरा लौटा देता है। इसके बाद वो कैमरा लेकर ऑडिटोरियम रूम में आ जाता है और वहाँ पर वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में लू मियाओ को देख लेता है। लू मियाओ से इशारा कर दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन जियांग तो उसकी फोटोज क्लिक करने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और इसे मजा आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाता है। उन दोनों को ऑफिस में बुला लेते हैं और पूछते हैं तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे, कहीं तुम दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा है। वो बोलती है नहीं, हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, इवन हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। पर मैं हमेशा उसे कहा जाता था कि तुम जियांग की बहन हो ना, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। जब भी वो कोई अच्छा काम करती थी तो उसे जियांग की सिस्टर होने का क्रेडिट मिलता था। ये चीज उसे जरा भी पसंद नहीं थी। जब भी वो कोई गलती करती थी तो टीचर उसे बोलते थे कि तुम तो जियांग की बहन हो, ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन अब वो हाई स्कूल में वो सारी चीजें वापस दोहराना नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो जियांग को इशारा करती है तो जियांग भी बोल देता है हाँ हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। टीचर उन दोनों की डिटेल चेक करता है, जिसमें उन दोनों का एड्रेस सेम आता है। टीचर उन दोनों को भाई बहन समझ लेते हैं। लेकिन ऑडिटोरियम में तोड़ फोड़ करने के लिए टीचर उसे साफ सफाई करने की पनिशमेंट दे देता है। इसके बाद लू मियो मुंह लटकाकर बाहर आ जाती है और जियांग को सुनाने लग जाती है तुम्हारी वजह से आज मुझे दोबारा डांट पड़ी। जियांग उसे अपने सामने से हटने के लिए बोलता है, लेकिन उसके लेस खुले थे इसलिए मैडम नीचे गिर जाती है। इसके लिए भी वो जियांग को ही दोष दे रही थी, तुम एक नंबर के बैड लक हो। जियांग उसके लेसेस बांधने में हेल्प कर रहा होता है और शीची उन दोनों को साथ में देख लेती है। वो सोच रही होती है आखिरकार इन दोनों का रिश्ता क्या है। और जाते वक्त रास्ते में लू मियाओ को शीची दिख जाती है। इसके बाद वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। वो उससे पूछने लग जाती है तुम्हारा घर कहाँ है। शीची बोलती है पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारा जियांग के साथ क्या रिश्ता है। आज मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था, तुम्हारी लेस बांधने में हेल्प कर रहा था। लू मियाओ बोलती है प्लीज इस बात को ना तुम किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहती हमारे बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि मैं हाई स्कूल में अपने नाम और काम से पहचान ही नहीं जाती थी। अब मैं यहाँ पर अपने नाम से अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। जी बोलती है ये तो बताओ असल में तुम दोनों का रिश्ता क्या है। बोलती है हम दोनों पड़ोसी हैं और बचपन के दोस्त हैं, हमारी फैमिली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जी बोलती है तो तुम ये बात सभी से छुपाती क्यों हो, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना, इसके बाद तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाओगी। लू मियाओ बोलती है मुझे उसकी बहन बनकर फेमस नहीं होना है। दूसरी तरफ हमें जियांग के डैड को दिखाया जाता है जो कि जुआ का अड्डा चला रहे होते हैं। कुछ गुंडे हारने के बाद उन्हें पैसे नहीं दे रहे होते, लेकिन डैड उन लोगों को मार पीट कर अपने पैसे निकलवा लेते हैं। जियांग भी यहीं से गुजर रहा होता है। एक्चुअली में जियांग ने कभी भी अपने डैड को डैड कहकर नहीं पुकारा था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। के डैड उसे पैसे देकर बोलते हैं मैं कुछ दिनों तक घर नहीं आने वाला। जियांग भी उनसे कोई बात नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गुंडों ने उन्हें पैसे देते हुए देख लिया होता है, इसलिए गुंडे समझ जाते हैं कि ये उनका बेटा है। इसी वजह से ही अब वो लोग जियांग को मारने लग जाते हैं। वो लोग रोड से उसके पैर पर मार रहे होते हैं। एक्चुअली में जियांग का एक पैर आर्टिफिशियल होता है। रास्ते से लू मियाओ भी वहाँ पर आ रही होती है।
ये देखकर वो एक लकड़ी उठा लेती है और जियांग को बचाने के लिए आ जाती है, लेकिन वो गुंडे इन दोनों की ही चटनी बना देते हैं। लू मियाओ को चोट न लगे इसलिए जियांग उसे कवर कर लेता है। इस वजह से गुंडे जियांग को और भी ज्यादा मारने लग जाते हैं। लू मियाओ को चोट लग गई थी जिस वजह से जियांग को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पेन से उस गुंडे की आंख को फोड़ने जा रहा होता है, लेकिन लू मियाओ उसे रोक लेती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उन गुंडों को मारकर भगा देता है। लू मियाओ जियांग के लिए बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो उसे बार बार रोकर सॉरी बोल रही होती है। सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जियांग उसे चुप कराता है और उसे कंसोल करता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर आ जाते हैं और अपने कपड़े चेंज करने के बाद मलहम पट्टी कर लेते हैं। लू मियाओ के साथ जो कुछ भी हुआ था जियांग उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताने से मना कर देता है। बताता है मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर खाना खाने के लिए भी नहीं आऊँगा, तो अपने पेरेंट्स को कोई बहाना बना देना। लू मियाओ को तो उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। बार बार अपने ही आप को दोष दे रही होती है। अगर मैं तुम्हें इग्नोर ना करती तो ये सब नहीं होता। अब कल से मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाली। दोनों साथ में ही स्कूल आएंगे और साथ में ही जाएंगे। बोलती है क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? वो बोलती है चाहे जो मर्जी हो पर तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे क्या बुलाएगा। ये सुनकर वो तो स्माइल करने लग जाता है। यहाँ पर हमें 8 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर लू मियाओ का एक्सीडेंट हो गया था, तो लू मियाओ के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल में लेकर आ गए थे। कुछ देर में उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। उस टाइम पर भी वो एक गैम्बलर होते हैं। तभी डॉक्टर बताता है हान का एक पैर काटना पड़ेगा, जो सुनकर हान के डैड को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मिस्टर लू को ही मारने जा रहे होते हैं। गाँव के मॉम डैड बोलते हैं हम इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्योंकि उसका एक्सीडेंट उनकी ही कार से हुआ था। पेपर साइन होने के बाद उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है और जियांग के डैड लू मियाओ के डैड को बोलते हैं मेरा बेटा सिर्फ 9 साल का था और तुमने उसे लंगड़ा कर दिया। लू मियाओ के डैड बोलते हैं मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। जियांग के डैड बोलते वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को ही मार दूंगा। मियाओ के डैड बोलते हैं आप टेंशन मत लीजिए, आज के बाद वो हमारा बेटा है। अगले दिन वो लोग अपनी बेटी को जियांग से मिलाने के लिए लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर लू मियाओ बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसे अपनी फैमिली में वेलकम करती है। इस तरीके से ये दोनों भाई बहन बन जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोकर उठता है तो उसे अपने पास एक नया आर्टिफिशियल पैर मिलता है। नेक्स्ट डे वो लू मियाओ को स्कूल जाने के लिए बुलाता है। यहाँ पर मिस्टर लू से अपना ध्यान रखने के लिए बोल रहे होते हैं अगर कुछ भी होता है तो पहले मुझे आकर बताना। लू मियाओ भी आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। बस स्टॉप पर जियांग एक डायरी में लिख रहा होता है अंकल लू को मुझे 1000 युआन पे करने हैं नए आर्टिफिशियल लेग के लिए। आज तक मिस्टर लू ने उसे जो कुछ भी दिया था वो हर चीज का हिसाब रखता था ताकि वो उन्हें सूद समेत वापस कर सके। नेक्स्ट सीन में लू मियाओ अपने क्लास के ग्रुप में चेक करती है। यहाँ पर सभी लोग लू मियाओ और जियांग के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि जियांग को कल रात कुछ गुंडों ने बहुत ही ज्यादा मारा है और वहाँ पर लू मियाओ भी उसके साथ थी। सभी लोग उनके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। दोनों भाई बहन कैसे हो सकते हैं क्योंकि दोनों के सरनेम तो अलग अलग हैं। अभी वहाँ पर बस आ जाती है। ये लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। ये क्लास के बच्चे इन दोनों के रिश्ते के बारे में ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि लू मियाओ जियांग की बहन कैसे हो सकती है। ऊपर से गाँव तो एक अलग ही अफवाह फैला रहा होता है कि जियांग और लू मियाओ की तो बचपन में ही शादी तय हो गई थी और दोनों फैमिली के बीच में दुश्मनी हो गई। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को मार रहे थे कि ये बकवास लू मियाओ भी सुन लेती है और वो गुस्से से उसके पास आ जाती है हमारी फैमिली कोई दुश्मन नहीं है। अगली बार अगर मैंने तुम्हारे मुँह से कोई भी उल्टी सीधी बकवास सुनी ना तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगी। बोलकर वो अपनी क्लास में आ जाती है। यहाँ पर जियांग को पसंद करने वाली सभी लड़कियाँ लू मियाओ को बहुत सारे गिफ्ट दे रही होती हैं ताकि वो सारे गिफ्ट्स वो जियांग को पहुंचा दे क्योंकि सबको लग रहा था अब तो ये उसकी बहन है। सीची को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसी वजह से वो इन सभी लड़कियों को वहाँ से भगा देती है। मियाओ उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। के बाद क्लास में कमेटी के मेंबर्स को चूज किया जा रहा होता है जिसके लिए शीजी को चूज किया जाता है क्योंकि लू मियाओ ने उसके लिए वोट किया था। मियाओ को लगा था इससे शीजी खुश हो जाएगी लेकिन उल्टा वो तो उससे नाराज हो जाती है
क्योंकि उसके सर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी जो आ गई थी और इस वजह से उसे अब पढ़ाई करने में भी डिस्टर्ब होगा। इसी वजह से लू मियाओ थोड़ा सैड हो जाती है। ब्रेक टाइम में ये सारी बातें वो जियांग को आकर बता देती है। अभी वो कुछ लड़कों को जियांग के डैड के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए सुन लेती है। सुनकर वो गुस्से में उनसे लड़ने ही चली जाती है, लेकिन वो उसे समझाकर उसे वहाँ से ले जाता है। शीची को एक्सरसाइज करने के लिए अपना पार्टनर नहीं मिल रहा होता है, तो लू मियाओ आकर उसे टीम अप करने के लिए बोलती है। उसके बाद ये दोनों साथ में एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। मियाओ बोलती है, सॉरी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है ना। सच बताऊं तुम बहुत ही ज्यादा काबिल लड़की हो, तुम पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हो, हम जैसी कमजोर लड़कियों की हेल्प कर सकती हो। ये सुनकर शीची भी खुश हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इवन क्लास में आने के बाद एक दूसरे से अपना नंबर भी शेयर कर लेते हैं। लू मियाओ को शीची के पास एक डायरी दिखाई देती है, जिसमें वो लड़कों को स्कोर्स देती है। एक्चुअली में वो लड़कों को उनके बिहेवियर, लुक्स और इंटेलिजेंसी के बेस पर जज करती है। ये उन्हें अपनी डायरी में लिखकर उन्हें स्कोर्स दिया करती है और इसी की हेल्प से वो अपने होने वाले डेट को भी चूज करना चाहती थी, ताकि वो एकदम परफेक्ट बंदे को डेट कर सके। लू मियाओ पूछती है, अभी तक तुमने किसको हायर स्कोर दिए हैं? सूची बताती है, अभी तक जियांग को हायर स्कोर दिए हैं। सुनकर वो तो शौक हो जाती है, उस बंदे को इतना ज्यादा हायर स्कोर कैसे मिल सकता है। ये सुनने के बाद शीची तो उसे जियांग की क्वालिटीज गिनाने लग जाती है। रात में लू मियाओ जियांग के घर पढ़ने के लिए आती है। यहाँ पर वो उसके लिए लाए हुए गिफ्ट्स और लव लेटर भी पकड़ा देती है, जो सभी लड़कियों ने उसे दिए थे। लेकिन वो सारे गिफ्ट्स उसे वापस कर देता है और प्रेम पत्रों को तो वो फेंकने के लिए बोल देता है। लेकिन वो तो उस प्रेम पत्र को पढ़कर सुनाने लग जाती है। जियांग के लिए जूनियर लड़की के साथ साथ सीनियर लड़कियों का भी प्रेम पत्र आया हुआ होता है, पर उसमें जियांग के लिए एक फैन बॉय का भी लेटर होता है और उन पत्रों में सभी ने जियांग की इंटेलिजेंसी की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रखी होती है। इससे लू मियाओ को एक और लेटर मिलता है, उसमें एक लड़के ने जियांग की ड्राइंग बना रखी होती है और उसमें जियांग का मजाक उड़ा रखा होता है। लू मियाओ उस लेटर को जियांग से छुपा देती है। देर के बाद जियांग के डैड शराब पीकर घर आ जाते हैं। जियांग उन्हें संभालने जाता है, लेकिन उसके डैड उसे ही उल्टा सुनाने लग जाते हैं, तुम अपनी मॉम की तरह एकदम कोल्ड हार्टेड हो, एक ही बात को लेकर दिल पर बैठ जाते हो। जियांग उन्हें अंकल लू को परेशान करने से मना कर देता है और अपने रूम में आ जाता है। अगले दिन लू मियाओ ने उन दोनों लड़कों को स्कूल में पकड़ लिया था, उन्होंने जियांग की वो उल्टी सीधी ड्राइंग बनाई थी। मैडम तो अकेले ही उन दोनों से भिड़ने के लिए चली जाती है। लड़के जियांग को लंगड़ा और डरपोक बोलने लग जाते हैं, तो लड़कियों के पीछे छुपा करता है। ये सब सुनने के बाद वो उसे गुस्से से मारने वाली होती है, लेकिन शीची आकर उसे रोक लेती है। अगर तुमने वायलेंस किया ना तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो दोनों ना बहुत ही ज्यादा डरपोक है, मेरे पास उन दोनों को मजा चखाने का एक अच्छा आइडिया है। के बाद ये दोनों ही उस काम में लग जाते हैं। तर ये दोनों एग्जाम में चीटिंग करने के बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं। बात एग्जाम ने भी सुन ली होती है। ये दोनों जैसे ही अपनी क्लास में आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लड़की का डेस्क पे लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है, क्लास के बाद बायोलॉजिकल लैब में आकर मिलना। क्लास के बाद जब ये दोनों उस लैब में जाते हैं तो वहाँ पर अंधेरा होता है। यहाँ पर इन्हें कोई डराने की कोशिश कर रहा होता है। इवन वहाँ पर कंगाल भी डांस कर रहा होता है, जिस वजह से इन दोनों की तो पैंट ही गीली हो जाती है। एक बार लू मियाओ बाहर आकर उन्हें धमकी दे देती है, अगली बार अगर तुमने जियांग को कुछ भी कहा या उसके साथ कुछ भी बुरा किया ना तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा परेशान करूंगी। वो बोलता है, हम तुम्हारी टीचर को ना कंप्लेन कर देंगे। मियाओ तो उसका हाथ ही मरोड़ देती है और उसे धमकी देती है, सोच लेना अगली बार मैं इससे भी ज्यादा बुरा करूंगी। इसके बाद ये दोनों डर की मारी चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों लाइब्रेरी में आकर लू मियाओ से बदला लेने की बातें कर रहे होते हैं। ये सारी बातें जियांग ने सुन ली होती है, इसलिए वो उन्हें वार्निंग दे देता है, अगर तुमने लू मियाओ से पंगा लिया ना तो मैं तुम्हारी एग्जाम में चीटिंग वाली बात सभी को बता दूंगा। इवन वो उन्हें रिकॉर्डिंग भी सुना देता है जो उसने रिकॉर्ड कर ली थी। कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, वरना मैं ये प्रिंसिपल को भी दे सकता हूँ। दोनों उसे डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन वो बोलता है पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर
जा रहे होते हैं, लू मियाओ जियांग को बताती है मैंने उन दोनों लड़कों को अच्छा मजा चखा दिया है। जियांग बोलता है नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं उसे उसकी फिक्र थी इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। लू मियाओ बोलती है वो तुम्हारे बारे में गलत सलत बोलेंगे और तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप सुनूंगी? जियांग बोलता है मुझे अच्छे से मालूम है वो लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी यही तो सच है, इसमें झूठ क्या है? लू मियाओ को गुस्सा आ जाता है तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे, मुझे अच्छे से याद है बचपन में तुम कितने ज्यादा ब्रेव हुआ करते थे। एक लड़की ने तुम पर पानी फेंका था तो तुमने भी उस पर पानी फेंक दिया था। उसके बाद से किसी ने भी तुम्हें बुली नहीं किया। मुझे अच्छे से मालूम है ना ही तुम कमजोर हो ना ही डरपोक हो, और तुम्हारा पैर तो तुम्हारे टैलेंट के सामने कुछ भी नहीं है। वो बोलता है तब मैं बच्चा था लेकिन अब मुझे सब कुछ मालूम है और लोग क्या कहते हैं इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनकर लू मियाओ को तो गुस्सा आ जाता है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। के बाद जियांग भी उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन लू मियाओ तो उससे बात ही नहीं कर रही होती, इसलिए वो जानबूझकर उसकी शेडो पर पैर रख रहा होता है। मियाओ उसे बोलती है प्लीज मेरे शेडो पर अपना पैर मत रखो ना मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। जियांग उसे पास की ही शॉप में स्पाइसी हॉट पॉट खाने के लिए बोल रहा होता है। हॉट पॉट का नाम सुनकर लू मियाओ के मुँह में तो पानी आ जाता है, इसलिए वो जाने के लिए मान जाती है और बोलती है पहले तुम्हें वादा करना होगा, नेक्स्ट टाइम तुम अपने बारे में ऐसी कोई बात नहीं करोगे। नेक्स्ट डे वो कॉमिक शॉप पर आती है और उसे नारुतो की नई एडिशन चाहिए थी। वो सारी कॉमिक्स किसी और बंदे ने खरीद ली होती है। ये सुनकर लोमियो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मुझे जो भी कॉमिक्स पढ़नी होती है ये एरोगेंट नाम का बंदा सब कुछ खरीद कर ले जाता है। जियांग उसे शांत कराकर घर लेकर आ जाता है। यहाँ पर लोमियो की मॉम ने सभी के लिए शेल्स बनाए हुए होते हैं जो कि तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं था, लेकिन भला मोम के आगे किसकी चलती है, मजबूरी में सभी को वही खाना पड़ता है। लूमियो तो जियांग को फंसा देती है, वो बेचारा जबरदस्ती सब कुछ खा लेता है तो ये बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बोल देता है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। लेकिन उसकी मोम तो लूमिया और अंकल लू को भी खिलाना चाहती थी, इस वजह से उन्हें जबरदस्ती खाना ही पड़ता है। वे लोग झूठी तारीफी करने लग जाते हैं। वो बोलती है अब मैं हर रोज सबको यही बनाकर खिलाऊंगी। बोलता है मैं कुछ ही दिनों में शहर जाने वाला हूँ इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं बिजी रहने वाला हूँ और यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आने वाला। ये सुनकर लू मियाओ की मोम बोलती है तो आज ही तुम थोड़ा ज्यादा खा लो। मियाओ तो मनी मन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। खाने के बाद दोनों लू मियाओ के पेट को चारा देने के लिए आते हैं और इस पेट का नाम सोंग होता है। लू मियाओ सोंग की हेल्प से ही अपने सारे फैसले लिया करती थी। अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेगी ये डिसाइड करने के लिए वो सब्जेक्ट के नाम के चिट्स सोंग के अंदर फेंक देती थी, जिसमें से सोंग एक निकाल कर फेंकता था। सब्जेक्ट होता है मैथ का। देखकर वो अपना माथा ही पकड़ लेती है क्योंकि मैथ तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जियांग उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें मैथ से ही शुरू करना चाहिए क्योंकि तुम उसी में सबसे ज्यादा कमजोर हो और मैं कुछ दिन यहाँ पर नहीं रहूंगा, इसलिए तुम अच्छे से पढ़ाई करना। मियाओ बोलती है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ? हमारी स्टडी की तैयारी कैसे जाने वाली है का प्रेडिक्शन करने के लिए वो चिट बनाती है और सोंग के घर में डाल देती है। तो वो एक चिट निकाल कर फेंकता है में लिखा हुआ होता है कि उसका कोई राइवल आने वाला है। हम तो उसे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन लू मियाओ उसके लिए एक लकी चार्म तैयार कर देती है। जियांग उसे नहीं लेता, लेकिन अगले दिन वो सी के बैग में डाल देती है। उसके एग्जाम के लिए वो गुड लक उसे विश करती है और वो भी उसे संभाल कर रख लेता है। इसके बाद क्लास में एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है जो कि रूडो के स्टाइल में एंट्री मारता है, जो कि सभी को काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है और इसका नाम शीचेंग होता है। शीचेंग तो लूमियो को पहले से ही जानता था। वो उसे देखकर बोलता है तुम यहाँ पर, लेकिन लूमियो तो उसे पहचान नहीं पाती। के बाद वो गाँव के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन वो लूमियो को ही देखे जा रहा होता है। गाँव से बोलता है क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो लूमियो को ही ताड़े जा रहा होता है। वो नोटिस करता है कि लूमियो तो कॉमिक पढ़ रही है और वो उसे आकर आगे की कहानी बताने लग जाता है। वो बोलती है तुम मेरी कहानी का मजाक क्यों किरकिरा कर रहे हो? वो बोलता है क्या तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना? बोलती है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानती हूँ या फिर मैं कभी तुमसे पहले मिल चुकी हूँ। दोनों की बातों के बीच में सीची तो परेशान हो रही होती है। शीशन उसे याद दिलाने के लिए अपना फेस हाथ से ढकने लग जाता है
अब जाकर लूमियो को याद आ जाता है, तुम ही हो ना वो लड़की जिसने हमें गुंडों से बचाया था। वो हाँ बोल देता है। लूमियो बोलती है, तुम्हारे बाल तो बहुत ही ज्यादा बड़े थे ना। वो बताता है कि स्कूल में आने से पहले मुझे बाल कटवाने पड़े। तभी क्लासमेट क्लब रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म लेकर आ जाता है, जिसमें से वो बास्केटबॉल क्लब का फॉर्म भर देता है। लूमियो पूछती है, क्या तुम्हें बास्केटबॉल आता है? बोलता है, देख लेना, जब मैं स्कूल में हिस्ट्री क्रिएट करूंगा तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद वो टीम सिलेक्शन के लिए टेस्ट देने के लिए जाता है। यहाँ पर वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। स्कूल के हॉल के बास्केटबॉल टीम में उसका सिलेक्शन नहीं होता। अब बोलता है, पर तुमने तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया था ना, ऐसा कैसे हो सकता है? शीशान बोलता है, मुझे मालूम है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लास में जियांग आ जाता है। तभी उसे डीमन नाम से बुला रही होती है, क्योंकि उसने मैथ और फिजिक्स नाम के सभी कंपटीशन जीत रखे होते हैं। यहाँ पर सीमन नाम का भी एक लड़का होता है, जो कि पिछले साल केमिस्ट्री का टॉपर रह चुका था। जियांग की इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर वो तो उसकी ओर देखने लग जाता है। उसी तरफ लूमियो को दिखाया जाता है, जिसका ध्यान क्लास में नहीं होता। उसके बाद टीचर उसे बुला लेता है और उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल देता है। लूमियो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी किस्मत अच्छी थी, इसलिए क्लास की बेल बज जाती है। लूमियो नोटिस करती है कि शीचेन क्लास में नहीं है। तभी गाओ से बताता है, बास्केटबॉल में सिलेक्शन ना होने की वजह से वो काफी ज्यादा सैड है। उसने बहुत ही ज्यादा अच्छा खेला, लेकिन उसके बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो चाहे ना सभी को परेशान कर सकता है, क्योंकि वो स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा है। ये सुनकर ये दोनों लड़कियां तो शौक हो जाती हैं। उसी तरफ शीचेन बास्केटबॉल टीम से बात करने के लिए जाता है और यहाँ उसे पता चलता है उसके डैड ने ही मना किया है उसे सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन ये बात वो उसे नहीं बताता। लेकिन फिर भी शीचेन समझ जाता है ये सब कुछ किया धरा उसके डैड का ही है। दूसरी तरफ सीमन ने जब से जियांग के बारे में सुना है तो वो उसे कंपटीशन करना चाहता था। वो जियांग के पास आकर अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है, इवन केमिस्ट्री में कॉम्पिटिट करने का चैलेंज भी दे देता है। जियांग तो लूमियो को दिया हुआ लकी चार्म साफ कर रहा होता है, वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। दूसरी तरफ लूमियो हाथों में कुछ छुपाकर घर आ जाती है, लेकिन उसकी मोम उसे पकड़ लेती है और उसके हाथ से कॉमिक बुक छीन लेती है। मोम उसे डांटने लग जाती है, आज तुम्हारे मैथ के टीचर ने कॉल किया था, बता रही थी कि तुम उनकी क्लास में सो रही थी, पर तुम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाई। और उसे वार्निंग देती है, ये सारी कॉमिक वापस से शॉप में जाकर लौटा कर आओ। अब से घर पर ना टीवी चलाओगी ना मोबाइल चलाओगी, सिर्फ सारे दिन पढ़ाई करोगी। लूमियो उनकी बातें सुनकर रूम में आ जाती है, पर वो जियांग का हाल चाल जानने के लिए उसे कॉल करती है। वो उसे सीमन के बारे में बता देता है। लूमियो बोलती है, देखा तुमने, मेरी सॉन्ग ने सही कहा था, तुम्हें अपना राइवल मिल गया है, इसलिए तुम्हें अपना लकी चार्म हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। वैसे तुम वापस कब आ रहे हो? तुम्हारे बिना मेरी मोम ने तो मेरी क्लास लगा कर रखी हुई है, मेरे सारे कॉमिक्स जमा करने के लिए बोल दिया है। काम बोलते सही तो कह रही हैं, अच्छे से पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं करती? मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिए थे, क्या वो तुमने कर लिए हैं? ये सुनने के बाद वो बहाना बनाकर फोन कट कर देती है। दिन स्कूल में क्लास 10 के बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। यहाँ पर शीचेन हुडी पहन कर आया होता है। प्रिंसिपल उसे डांट लगाकर स्टेज पर बुला लेते हैं और उसे हुडी निकालने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो अपनी हुडी निकालता है तो सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली में उसने अपने बाल लाल कलर के डाई करवा लिए थे। ये देखकर सभी स्टूडेंट को काफी ज्यादा कूल लगता है। अब भी समझ जाता है शीचेन ने अपने डैड को परेशान करना शुरू कर दिया है। स्कूल का प्रिंसिपल यानी कि उसके डैड उसे डांटने लग जाते हैं। बोलता है, मैंने तो अपने डैड के पैसों से बाल डाई किए हैं। प्रिंसिपल टीचर को बोलता है, जब तक ये अपने बालों को ठीक ना करा ले तब तक इसे स्कूल से सस्पेंड कर दो। इस वजह से टीचर को उसे सस्पेंड करना पड़ता है। स्कूल खत्म होने के बाद लूमियो कॉमिक शॉप में आ जाती है और यहाँ पर वो अपने सारे फेवरेट कॉमिक्स को लौटा देती है जो उसने पढ़े भी नहीं होते। तभी शीचेन उसे देखकर बोलता है, क्या तुम भी कॉमिक पढ़ती हो? लूमियो तो उसे अपने सारे फेवरेट कॉमिक्स के नाम भी बता देती है। शीचेन बोलता है, ये सारे कॉमिक्स तो मेरे भी फेवरेट है, हम दोनों का टेस्ट कितना ज्यादा मिलता जुलता है ना। पर लूमियो को पता चल जाता है कि शीचेन ही मिस्टर एरोकेंट है जो सारे कॉमिक्स खरीद लिया करता था। शीचेन पूछता है, तुम बिना पढ़े कॉमिक्स वापस क्यों कर रही हो? बोलती है, मेरी मॉम की वजह से, और सैड हो जाती है। शीचेन उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बास्केटबॉल कोर्ट में लेकर आ जाता है। यहाँ पर ना सारे टेंशन गायब हो जाते हैं। तुम्हें भी एक बॉल बास्केट में डालने का ट्राई करना चाहिए। बोलती है, मैं इतनी छोटी हूँ, मेरी बॉल बास्केट में कैसे जा सकती है? जिसके बाद शीचेन बास्केट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है
और उसे बोलता है भाग कर आओ और मेरे सपोर्ट से बॉल बास्केट में डाल दो। जैसे ही वो बॉल लेकर भागती है तो सी चैन उसे हवा में उछाल देता है। की वजह से वो बॉल तो बास्केट में डाल देती है, लेकिन वहीं पर जाकर लटक जाती है। सी चैन भी उसके साथ आकर लटक जाता है। बोलता है मुझे मालूम है अब तुम्हारा मूड एकदम ठीक हो गया होगा। लूमियाओ को वहाँ से उतरने में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। शी चैन बोलता है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम चिल्लाकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल सकती हो। इसके बाद वो चिल्लाकर बोलने लग जाती है मुझे मैथ पसंद नहीं है। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो उसे बोलती है तुम्हें बास्केटबॉल खेलने के लिए स्कूल की टीम में जाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद का क्लब बना सकते हो। वो बोलता है पर मेरे डैड तो मेरे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो बोलती है अगर तुम मेरे नाम पर लिखोगे तो शायद एक्सेप्ट हो जाएगी और कल अपने बाल ठीक कर कर स्कूल आ जाना। चंद दोस्त की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आने के बाद लूमियाओ अपने मैथ्स का होमवर्क कर रही होती है। अभी उसे जियांग का कॉल आ जाता है और वो सी चैन के कारनामे के बारे में उसे बता देती है। पूरे दिन की सारी बातें उसके साथ शेयर कर रही होती है। दूसरे लड़के के बारे में इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर जियांग को तो जेलसी होने लग जाती है और उसे लूमियो की राइवल वाली बातें याद आ जाती है और लूमियो भी अपना होमवर्क खत्म कर लेती है। नेक्स्ट डे सी चैन स्कूल में लूमियो का वेट कर रहा होता है। लूमियो भी भागते हुए उसके पास आ जाती है और बताती है हमारे क्लब को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इवन हमारा तो एप्लीकेशन ही गायब हो गया है। सुनकर वो समझ जाता है कि ये सब कुछ भी उसके डैड ने ही किया है। जिसके बाद वो अपने डैड से बात करने के लिए आ जाता है, लेकिन उसके डैड तो उसे सुनाने लग जाते हैं और उसे पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते थे उनका बेटा पढ़ाई में ध्यान दे, ना कि बास्केटबॉल खेलकर अपना टाइम वेस्ट करे। बाहर से ये सारी बातें शीची और लूमियो भी सुन रही होती है। वो बोलता है डैड मैं स्कूल छोड़ दूंगा और कोटा से फिर से स्कूल में एडमिशन लूंगा, मुझे आप खेलने से नहीं रोक सकते हो। तब तक लूमियो और उसकी फ्रेंड भी अंदर आ जाती है और प्रिंसिपल से पूछती है आपने हमारे क्लब को रिजेक्ट क्यों किया। प्रिंसिपल बोलते हमारे स्कूल में 2 बास्केटबॉल टीम की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हारे क्लब को रिजेक्ट कर दिया। लूमियो भी बोल देती है आपको हमें एक मौका तो देना चाहिए ना, ताकि हम अपनी एबिलिटी को प्रूव तो कर सके। प्रिंसिपल बोलता है ठीक है तो स्कूल टीम के साथ कंपटीशन करो, अगर तुम्हारी टीम ने उन्हें हरा दिया तो तुम्हारी टीम को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अगर तुम लोग हार गए ना तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। लूमियो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोल देती है, लेकिन बाद में ये सब बैठकर सोच रहे होते हैं इनकी तो कोई टीम ही नहीं है, ऊपर से स्कूल की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन लूमियो और सी चैन हार नहीं मानते और जीतने की तैयारी करने लग जाते हैं। के बाद वो लोग प्लान करते हैं अपनी टीम में 3 मेंबर्स को ऐड करने का। वो लोग अपना काम बांट लेते हैं। में आने के बाद लूमियो जियांग से सारी बातें शेयर कर रही होती है। उसे बताती है हमारे टीम में 3 प्लेयर की कमी है। 3 दिन के बाद स्कूल टीम के साथ कंपटीशन है। जियांग बोलता हो सकता है कोई मैजिक हो जाए और तुम्हें तुम्हारी टीम के प्लेयर्स मिल जाएं। अगले दिन उसे सच में 3 बंदे मिल जाते हैं, जो कि वही दोनों होते हैं जिन्होंने जियांग के बारे में उल्टा सीधा कहा होता है। और वो बास्केटबॉल में हिस्सा लेने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि जियांग ने ही उन्हें कॉल कर कर ऐसा करने के लिए कहा था, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो जियांग उनकी वीडियो डिलीट नहीं करेगा। दोनों के अलावा भी उन्हें एक और प्लेयर भी मिल जाता है। इसके बाद सी चैन सभी की ट्रेनिंग करने लग जाता है। सीची ने तो उनकी टीम के लिए ड्रेस भी बना लिया होता है कि लूमियाओ को इसमें कुछ मिसिंग लग रहा होता है। वो घर पर आकर उन टी शर्ट पर कुछ पेंटिंग कर देती है। वो उस पर अपनी टीम का लोगो भी बनाती है। जियांग को क्लास में लकी चार्म नहीं मिल रहा होता, एक्चुअली नेसीमन ने ही उसे ले लिया होता है। वो उसे बोलता है अगर तुम्हें ये चाहिए तो सबसे पहले केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व करो, जो सबसे पहले सॉल्व करेगा ये उसी के पास रहेगा। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और इन्हें एक बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन दिया जाता है। सीमन तो क्वेश्चन देखते ही उसे सॉल्व करने लग जाता है, लेकिन जियांग तो 20 सेकंड के बाद सीधा आंसर ही लिख देता है और इस बेचारे का तो पूरा बोर्ड ही भर जाता है। के बाद वो हार मानकर उसे लकी चार्म वापस लौटा देता है। तभी लूमियाओ सी चैन का फोटो उसे भेज देती है, जो देखकर जियांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर आज कंपटीशन का दिन होता है। पहले दिन सी चैन की टीम काफी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन आखिरी में 2 पॉइंट से वो दूसरी टीम से हार जाते हैं। ये देखकर प्रिंसिपल भी वहाँ से चला जाता है। लूमियो प्रिंसिपल से बात करने के लिए आती है। हमने काफी अच्छा खेला है, लेकिन प्रिंसिपल बोलता है रूल तो रूल होता है ना, हमारी टीम हार गई है इसलिए मैं बास्केटबॉल टीम के लिए अप्रूव नहीं कर सकता। लूमियो तो सैड हो जाती है। तभी जियांग वहाँ पर आ जाता है।
क्योंकि उसका कैंपियन खत्म हो चुका था। लूमिया उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे मैच का रिजल्ट पूछने लग जाता है। लूमिया सैड होकर बताने लग जाती है हम तो हार गए हैं। तभी वहाँ पर सी चैन आ जाता है और लूमिया से लंच के लिए पूछ रहा होता है। जियांग को देखकर सी चैन को याद आ जाता है उस दिन रास्ते में यही बंदा था जो पिट रहा था। उसके बाद जियांग बोलता है मैंने भी लंच नहीं किया तो क्यों ना हम तीनों ही साथ में चले। इसके बाद तीनों ही लंच करने के लिए चले जाते हैं। जियांग बास्केटबॉल टीम के साथ लंच कर रहा होता है। सी चैन एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए चिली सॉस खा लेता है। इस वजह से उस बेचारे की हालत तो खराब हो जाती है, लेकिन जियांग तो बड़े मजे से चिली सॉस खा रहा होता है। देख कर लूमिया तो सी चैन पर बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों घर जा रहे होते हैं। लूमिया पूछती है तुम्हारे उस राइवल का क्या हुआ। वो बताता है वो तो हार गया। लूमिया तो अपनी ही तारीफ करने लग जाती है ये सब मेरा लकी चार्म का कमाल है। जियांग पूछता है मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया था क्या वो तुमने कंप्लीट किया या नहीं। सुनने के बाद वो जल्दी से उसे घर के लिए चलने को बोलती है। नेक्स्ट डे स्कूल में एग्जाम होते हैं। सी चैन लूमिया को ओके का स्टिकर देता है और बोलता है इससे तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। इसलिए वो भी उस स्टिकर को अपने ज्योमेट्री बॉक्स में लगा लेती है और फिर प्रे करने लग जाती है मेरा पेपर अच्छे से जाए। सीमन भी अपना स्कूल ट्रांसफर कर जियांग के स्कूल में ही आ गया था क्योंकि उसे जियांग से कॉम्पिटिट करना था। वो भी एग्जाम देने के लिए पहुंच जाता है और जियांग को बोलता है इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट आता है। सी चैन लूमिया को चिढ़ाने लग जाता है तुम तो पूरे 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई हो। इसके बाद वो सी चैन का रिजल्ट चेक करने लग जाती है। बोलती है तुम तो बस 2 सब्जेक्ट में ही पास हो। ये वो उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है। लूमिया तो ये देखकर काफी ज्यादा शौक होती है कि जियांग इस बार फर्स्ट नहीं आया था, उसकी जगह सीमन फर्स्ट आया था। उसी तरफ सीमन जियांग को ढूंढ रहा होता है। वॉशरूम की सफाई करते हुए मिल जाता है। उसे बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना इस बार तुम नहीं जीतोगे। सीमन उसे बार बार यही बात बोलकर उसे परेशान कर रहा होता है। जियांग उसे बाहर से सफाई करने के लिए बोल देता है। इधर शीची ने सीमन के बारे में सब कुछ पता कर लिया होता है। इवन उसने अपनी डायरी में भी उसके बारे में सब कुछ एनालाइज कर लिख लिया होता है। उसके हिसाब से रैंक 1 में सीमन आ गया था। लूमिया बोलती है तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो, उसे आए कुछ दिन ही तो हुए हैं। जी बोलती है यही तो बात है, उसने आते ही जियांग को हरा दिया और मुझे पता चला है उसने काफी टाइम नेशनल केमिस्ट्री का कॉन्टेस्ट भी जीता हुआ है। लूमिया भी उसे चैलेंज कर देती है तुम देख लेना नेक्स्ट टाइम के एग्जाम में जियांग ही फर्स्ट आएगा। लेकिन सीची तो सीमन को सपोर्ट कर रही होती है। दूसरी तरफ केमिस्ट्री का कंपटीशन होने वाला था लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही जा सकता था। टीचर जियांग को बोलता है तुम फिजिक्स में अच्छे हो इसलिए तुम्हें फिजिक्स के कंपटीशन में ही जाना चाहिए। लेकिन जियांग बोलता है मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। टीचर दोनों को ही तैयारी करने के लिए बोल देता है। इसके बाद केमिस्ट्री लैब में सीमन उससे पूछ रहा होता है तुमने फिजिक्स क्यों नहीं लिया। अगर तुमने फिजिक्स लिया होता और मैंने केमिस्ट्री तो हम दोनों ही फर्स्ट आते। लेकिन जियांग तो अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी होता है, यानी कि वो उसकी बातों पर जरा भी भाव नहीं देता। ऊपर से उसे बोल देता है जब तुम बाहर जाओगे ना तो दरवाजा बंद कर जाना। उसके बाद जियांग जब बाहर आता है तो लूमिया उससे पूछने लग जाती है तुमने केमिस्ट्री का कंपटीशन क्यों चूज किया। मुझे मालूम है इस बार तुम सेकंड आए हो और तुम उस सीमन से कॉम्पिटिट करना चाहते हो। केमिस्ट्री में नेशनल टॉपर है पर तुम घबराओ मत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर अच्छा करोगे। वैसे तुम्हें ऐसा तो फील नहीं हो रहा ना कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रही हूँ, पर ऐसी बात नहीं है, मेरी थोड़ी साइकोलॉजिकल थिंकिंग है ना तुमसे थोड़ी ज्यादा है। मैंने तो पहले ही ये सब कुछ सोच लिया था। वो उसके सर पर मार कर बोलता है चिंता मत करो, तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ लूमिया को तो एग्जाम की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो इंटरनेट की हेल्प से केमिस्ट्री के सारे शॉर्ट्स नोट लिख लेती है। उसकी मॉम बोलती है पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जियांग तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी वो बहुत सारे नोट्स बना लेती है। इधर जियांग के डैड को दिखाया जाता है जो अभी भी लूमिया के डैड से पैसे मांग रहे होते हैं। मिस्टर लू बोलते हैं अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे अपनी बेटी का भी खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन ये सुनकर जियांग के डैड तो हंगामा करने लग जाते हैं, इसलिए मिस्टर लू उन्हें पैसे दे देते हैं। दूसरी तरफ लू मियाओ जियांग को वो नोट्स पहुंचा देती है जो कि उसने रात भर जाकर बनाए थे। नोट्स को देखने के बाद जियांग तो स्माइल करने लग जाता है। अगले दिन क्लास में भी वो नोट्स को लेकर आ जाता है। ये देखकर सीमन बोलता है क्या तुम इन नोट्स से पढ़ने वाले हो, अगर तुमने इनसे पढ़ाई की ना तो पक्का तुम पास नहीं होने वाले।
मैं नहीं चाहता मेरा कॉम्पिटिटर इतना ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद वो अपने कुछ नोट्स उसे दे देता है। दूसरी तरफ लू मियो परेशान होकर बैठी हुई होती है क्योंकि बहुत से लोग बात कर रहे होते हैं इस बार भी सीमन जियांग को हरा देगा। तभी सीचेन आकर बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे हिसाब से जियांग ही जीतेगा। लेकिन लू मियाओ सीमन के जीतने पर बेट लगाती है और सीचेन को जियांग के जीतने पर बेट लगाने को बोलती है। लेकिन उनकी ये बातें जियांग सुन लेता है। मियाओ उसे समझाने लगती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी ही साइड हूँ। लेकिन वो तो उसे पढ़ाई करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लू मियाओ सीचेन को बताती है असल में मैं जिसके लिए भी बेट लगाती हूँ या जिसे सपोर्ट करती हूँ वो हार जाता है, इसीलिए मैंने सीमन पर बेट किया कि वो हार जाए, जियांग जीत जाए। लेकिन जियांग तो मुझे गलत ही समझ रहा है। सीचेन बोल रहा चिंता मत करो, जियांग ही जीतेगा। सीचेन नाइट क्लास के बाद ऑफिस में आ जाता है। यहाँ पर वो केमिस्ट्री ट्राई आउट के क्वेश्चन चुराने के लिए आया होता है। लेकिन तभी उसे यहाँ पर शीची मिल जाती है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ नोटबुक्स जमा करने के लिए आई होती है। सीचेन उसका मुंह बंद कर देता है और उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर निकालने लग जाता है और उसे भी इस काम में लगा देता है। लेकिन शीची बोलती है मुझे ये सब नहीं करना। ये बोलकर वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। सीचेन केमिस्ट्री के पेपर का फोटो क्लिक कर लेता है। अगले दिन वो जियांग को वो क्वेश्चन पेपर देने के लिए जाता है। लेकिन जियांग उसे फाड़ देता है और बोलता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन शीचेन के चक्कर में शीची फंस जाती है क्योंकि टीचर ने सीसीटीवी के जरिए उन्हें देख लिया था। उसके बाद टीचर शीची को डांटने लग जाता है क्योंकि वो एक अच्छी स्टूडेंट थी। शीचेन बोलता है इसने क्वेश्चन पेपर नहीं चुराया है, मैंने ही क्वेश्चन पेपर निकाले थे। शीची बोलती है पर इसने हमारी क्लास का पेपर नहीं देखा था, इसने सीनियर ग्रेड 2 के क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद वो लोग उन दोनों को पनिशमेंट देकर चले जाते हैं। क्लास में आने के बाद सीचेन उसे माफी मांग रहा होता है। लेकिन शीची का तो पनिशमेंट की वजह से दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि उसे सेल्फ क्रिटिसाइज लिखना होता है क्योंकि उसे आता नहीं था। के बाद लू मियो और सीचेन उसे बताने लग जाते हैं कि कैसे लिखते हैं क्योंकि उन दोनों को इसका अच्छा एक्सपीरियंस था इतनी सारी गलतियाँ जो करते थे। घर पर लू मियो जियांग के साथ पढ़ रही होती है लेकिन वो तो बेड पर बैठे बैठे ही सो जाती है। जियांग उसके साथ मस्ती करने के लिए उसके गाल पर ही केमिस्ट्री के फॉर्मूला लिखने लग जाता है और हंसते हुए उन्हें पढ़ने लग जाता है। अगले दिन लू मियाओ के मॉम डैड जियांग के लिए उसका फेवरेट खाना बनाते हैं। लू मियाओ उसे जियांग के पास लेकर आ जाती है क्योंकि आज उसका केमिस्ट्री ट्राई आउट था। लेकिन उसको बहुत ही तेज फीवर होता है। लू मियाओ उसे मेडिसिन लेने के लिए बोलती है। जियांग बोलता है मेडिसिन लेने के बाद मुझे नींद आती है, इसीलिए वो ऐसे ही चला जाता है और इसके बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। फाइनली वो इस कंपटीशन को जीत जाता है। के बाद ये दोनों बस में जा रहे होते हैं। जियांग के पैर पर किसी का पैर पड़ता है। ये देख लू मियो को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उससे उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो अपने डैड को बोलती है आज के बाद मैं जियांग को अपनी साइकिल पर ही स्कूल लेकर जाऊंगी। डैड बोलते तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, पर चलो अगर तुम्हें इतना ज्यादा शौक चढ़ा है ना, पहले मुझे साइकिल के पीछे बिठाकर साइकिल चला कर दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें परमिशन दूंगा। लेकिन वो तो अपने डैड को ही गिरा देती है। दोनों को ही चोट लग जाती है। टीचर ने जियांग के जीतने की शर्त लगाई थी और वो शर्त जीत चुका था, इसलिए वो लू मियाओ को बोलता है तुम मुझे अपने साथ साइकिल पर लेकर जाओ। तो लू मियाओ ऐसा ही करती है। जियांग जब इन दोनों को साथ में देखता है तो नाराज होकर चला जाता है। के बाद जियांग अपने दोस्त की साइकिल लेकर उनके पीछे जाता है। दूसरी तरफ शीशेन लू मियाओ को साइकिल की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। जियांग भी वहीं से गुजर रहा होता है। ये दोनों साइकिल पर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें लू मियाओ की मॉम मिल जाती है और वो उन्हें अपने साथ खाने के लिए घर पर लेकर आ जाती है। शीशेन जियांग को बताता है लू मियाओ तुम्हारे लिए साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रही है। सुनने के बाद जियांग की जेलसी तो तुरंत खत्म हो जाती है और वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इधर लू मियांग बहुत ज्यादा मेहनत कर जियांग के लिए साइकिल चलाना सीख रही होती है और दूसरी तरफ जियांग भी उसके लिए साइकिल चलाना सीख रहा होता है ताकि वो उसे साइकिल से ले जा सके। जियांग अपने और लू मियाओ के लिए एक नई साइकिल खरीदता है और इस तरीके से दोनों अपनी अपनी साइकिल पर स्कूल जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शीचेन लू मियाओ के प्यार में तो पूरी तरीके से पागल हो चुका था, लेकिन लू मियाओ को तो जियांग के अलावा और कोई दिखता ही नहीं था। लेकिन शीशेन को उम्मीद थी एक दिन वो अपनी प्यार की वजह से लू मियाओ को अपना बना ही लेगा। उसके बाद वो उसे अपने साथ एक गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है।
जिसके बाद वो उसके साथ चली जाती है। लेकिन जियांग उन दोनों को देख लेता है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। जियांग हर वक्त इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा जल भुन रहा होता है। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर गया था कि वो सीधा शीशन के पास आ जाता है और उसे लू मियाओ से दूर रहने के लिए बोल देता है। तुम्हारी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन शीशन बोलता है वो मुझसे पहले भी पढ़ाई में नालायकी थी। इसके बाद वो लू मियाओ को आकर भी यही बात बोल देता है, तुम दिन भर खेलती ही रहती हो, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दिया करो मैडम। इस वजह से लू मियाओ शीशन के साथ गेम खेलने से मना कर देती है। ये देखकर शीशन को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। जियांग और लू मियाओ स्कूल में हमेशा साथ में बैठते थे। लेकिन एक दिन जियांग के साथ किसी और लड़की को बैठा हुआ देखकर लू मियाओ को तो दिल ही टूट जाता है। इस वजह से वो जियांग से नाराज हो जाती है। जियांग उसे सॉरी बोलता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारी जगह मैं किसी और लड़की को नहीं बैठने दूंगा। घर पर आने के बाद वो उससे पूछती है तुम्हें किस तरीके की लड़की पसंद है। बोलता है मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसकी स्माइल क्यूट होती है और उनकी आंखें थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके बाद ये दोनों बहस करने लग जाते हैं। बहस करते वक्त लू मियाओ तो उसके ऊपर ही गिर जाती है। ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज आ जाते हैं कि इन दोनों की हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है। सीन में लू मियाओ अपनी फ्रेंड से अपना मेकअप करवाती है ताकि वो जियांग के हिसाब की लड़की बन सके। कारा लगाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है कि उसकी आंखें भी सुंदर लगे। लेकिन उसका क्लासमेट ऐसा करता हुआ देखकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जिसके बाद वो मस्कारा ही हटा देती है। वो अपनी आंखों को बड़ा करने की कोशिश कर रही होती है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा फनी लग रही होती है और जियांग के पास आकर बोलती है मेरा फेस देखो, आज मैं थोड़ी अलग दिख रही हूँ ना। लेकिन वो बोलता है जैसी तुम रोज दिखती हो ना वैसी ही दिख रही हो। जिसके बाद उस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। इसके बाद वो खुद से अपना मेकअप कर स्कूल जाती है और उसकी सुंदरता को देखकर जियांग का दोस्त भी उसकी तारीफ करता है। जियांग अपने दोस्त को जब उसकी तारीफ करते हुए देखता है तो उसे जेलसी फील हो रही होती है। इस वजह से वो लू मियाओ के पास आकर बोलता है तुम स्कूल में मेकअप कर मत आया करो। ये बेचारी तो उसे इम्प्रेस करने के लिए ही मेकअप कर आई थी, लेकिन वो तो उसे मना कर देता है और उसे गुस्सा आने लग जाता है। ये मेरी फीलिंग को समझता क्यों नहीं है। लू मियाओ जियांग को बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हें कोई और लड़की पसंद है जिसकी बड़ी आंखें हो, अच्छी स्माइल हो। ये सुनकर जियांग उसे बोलता है तुम ना एक नंबर की बुद्धू हो, तुम्हारी आंखें बड़ी हैं और तुम्हारी स्माइल भी क्यूट है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जियांग ने उसकी तारीफ की होती है। इसी वजह से वो मेकअप करना भी छोड़ देती है। जियांग के बर्थडे के लिए लू मियाओ को गिफ्ट लेना था, इसलिए उसकी दोस्त उसे शर्ट गिफ्ट करने के लिए बोलती है। लेकिन लू मियाओ को तो उसका साइज ही नहीं पता था, इसलिए वो स्कूल में जियांग का साइज चोरी चोरी लेती है ताकि जियांग को पता भी ना चले और काम भी हो जाए। जियांग के बर्थडे वाले दिन सभी लोग ट्रिप पर चले जाते हैं, लेकिन जियांग और लू मियाओ नहीं गए होते हैं। तभी शीशन को पता चलता है जियांग के बर्थडे की वजह से लू मियाओ उनके साथ नहीं आई। इस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, इसलिए वो जियांग का बर्थडे खराब करने के लिए वापस से स्कूल में आ जाता है। यहाँ पर वो देखता है लू मियाओ जियांग के लिए केक लेकर आई है। वो उसे खींचकर क्लास में लेकर आ जाती है। यहाँ पर वो केक के साथ जियांग को बर्थडे विश करती है। उसके बाद वो उसे हक कर लेती है। शीशे उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। इसके बाद उसके दिल के तो टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद नया साल आता है, जिस वजह से स्कूल में फंक्शन रखा जाता है और उस फंक्शन को जियांग को एक लड़की के साथ होस्ट करना था और वो लड़की जियांग को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। इस फंक्शन में लू मियाओ भी डांस कर रही होती है। जियांग और उसकी होस्ट दोनों ही लोग पूरे फंक्शन को बहुत ही अच्छे से संभाल लेते हैं। तभी लोग उनकी जोड़ी की तारीफ की जा रहे होते हैं। लू मियाओ से ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, लेकिन जियांग उसे खुद पर यकीन करने के लिए बोल रहा होता है मुझे किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद ये दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो दोनों ही अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, किसी के प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लू मियाओ फंक्शन के बाद जियांग को एक चिट्ठी दिखाती है, तो किसी लड़के ने उसकी डांस की तारीफ करने के लिए लिखी हुई होती है। जियांग उसे याद कराता है हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। उनकी बातें शीशन भी सुन लेता है और वो जियांग पर गुस्सा होने लग जाता है। तुम होते कौन हो लू मियाओ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाले। यहाँ पर जियांग को लू मियाओ को साथ में देखकर शीशन से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो उनके बीच में हड्डी बनने की कोशिश कर रहा होता है
उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। शीशन लूमियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसे एक बुक गिफ्ट कर देता है जिसमें स्टार्स के बारे में लिखा हुआ होता है। लूमियो अपना और जियांग का स्टार देखती है, वो दोनों मैच नहीं होते, लेकिन जब वो अपना और शीशन का स्टार देखती है तो वो दोनों पूरी तरीके से मैच हो जाते हैं। ये देखकर जियांग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है ये बुक ना एकदम बेकार है, इसमें ना सब कुछ झूठ झूठ लिखा हुआ है। इसके बाद जियांग लूमियो की फैमिली के साथ नया साल सेलिब्रेट कर रहा होता है। लूमियो तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर टल्ली हो जाती है, इवन वो मस्ती भी किए जा रही होती है। वो उसे बोलता है मुझे मालूम है तुम्हारे दिल में क्या है। रात में सभी के जाने के बाद लूमियो घर में अकेली होती है। जियांग उससे मिलने के लिए आता है तो वो देखता है लूमियो को तो तेज बुखार है, जिसके बाद वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रास्ते में तेज बारिश होने लग जाती है और नकली टांग होने की वजह से वो उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता। दोनों ही बीच रोड पर गिर जाते हैं। अभी शीशन जो कि लूमियो को प्रपोज करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो उसे ऐसी कंडीशन में देखकर उसकी हेल्प करता है। वो उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। ये देखकर जियांग को बुरा लग रहा होता है, अगर मेरा पैर ठीक होता तो आज ऐसा नहीं होता। उसके बाद वो लूमियो के मोम डैड को कॉल कर हॉस्पिटल में बुला लेता है। लूमियो को जैसे ही होश आता है तो उसे पता चलता है जियांग नहीं बल्कि शीशन उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। वो उसे शुक्रिया का मैसेज भेज देती है। शीशन उसका मैसेज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद लूमियो उससे जियांग के बारे में पूछती है कि वो हॉस्पिटल में क्यों नहीं आया। एक्चुअली में जियांग ने खुद ही शीशन को मना किया था कि मेरे हॉस्पिटल आने के बारे में लूमियो को कुछ भी मत बताना, क्योंकि वो अब अपने आप को लूमियो के काबिल नहीं समझ रहा था। के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जियांग से मिलने के लिए आ जाती है। उससे पूछती है तुम हॉस्पिटल में मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। वो बोलता है क्योंकि मैं पढ़ाई करने में बिजी था। लूमियो उसका ऐसा बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। स्कूल में भी वो उसका ऐसा बिहेवियर देखकर उससे पूछ ही लेती है आखिरकार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, लेकिन वो फिर से पढ़ाई का बहाना लगा देता है और अब वो उसकी पढ़ाई में भी मदद नहीं करता। इस वजह से लूमियो के मोम डैड भी परेशान हो जाते हैं। मालूम था जियांग अपने पैर की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसके बाद लूमियो शीशन से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करने लग जाती है तो शीशन भी उसे बता देता कि हॉस्पिटल में जियांग भी तुमसे मिलने के लिए आया था। इसके बाद वो समझ जाती है कि वो उससे दूर किस वजह से भाग रहा है। जियांग अपने डॉक्टर को बोल रहा होता है कि मेरी टांग बदल दो, क्योंकि इस टांग की वजह से मैं ज्यादा वजन उठा नहीं पाता हूँ। पर डॉक्टर उसे सर्जरी के लिए बोल रहे होते हैं। इसके बाद जियांग की क्लास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और लूमियो उसके बोलने से पहले ही उसका सामान ऊपर रखाती है। जियांग का टीचर उससे मुश्किल वाली एक्टिविटी करा रहा होता है। ये देखकर लूमियो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद वो उस टीचर की कंप्लेन कर देती है। उसके बाद टीचर प्रिंसिपल को बताता है मुझे उसके डॉक्टर ने ये सब करने के लिए कहा है। प्रिंसिपल भी टीचर की बात समझ जाता है। लूमियो के डैड को भी पता होता है जियांग अपनी टांग बदलना चाहता है। इसके बाद जियांग के डैड अपने बेटे को वो पैसे दे देते हैं, अगर अपनी टांग की सर्जरी करवा लो। जियांग का टीचर उसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहा होता है। ये बात लूमियो को भी पता चल जाती है, इस वजह से वो उसे मोटिवेट कर रही होती है। दूसरी तरफ शीशन लूमियो को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी तरफ लूमियो जियांग को प्रैक्टिस करवा रही होती है। मुकाबले के दिन शीशन जीत जाता है। जीतने के बाद अपने दोस्त को बोलता है जब मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगा ना, दूसरी तरफ से तुम ये पढ़ना। जियांग को भी शीशन का प्लान पहले से ही पता था। पेपर लेकर माइक पर पढ़ने लग जाता है। लूमियो की जगह उसके डैड का नाम ले लेता है। शीशन को तो गुस्सा आ जाता है। के बाद जैसे ही सेमेस्टर का एंड होता है तो लूमियो एक बार फिर से अपनी परिवार का नाम रोशन कर देती है। इसी में वो फिर से 2 पेपर में फेल हो जाती है, जिसके बाद वो रिपोर्ट कार्ड पर अपने पेरेंट्स के नकली साइन कर देती है अपने पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए। लेकिन उसके स्कूल वाले तो उससे भी ज्यादा तेज थे। वो लूमियो के डैड को कॉल कर बुला लेते हैं, लेकिन उसकी मोम स्कूल चली जाती है और उन्हें वो पेपर दिखाया जाता है जिस पर लूमियो ने उनके साइन किए होते हैं। जिसके बाद मोम लूमियो की अच्छी खासी क्लास लगाने वाली थी। अब कोई उसे बचा नहीं सकता था। उसकी मोम भागते हुए उसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन लूमियो तो जियांग के पीछे आकर छुप जाती है। जियांग बोलता है मोम घर पर जाकर मामला निपटाएंगे। उसे घर में मिलने की धमकी दे रही होती है और वहाँ से चली जाती हैं। जियांग उसे डांटने लग जाता है, लेकिन लूमियो बोलती है प्लीज मुझे मोम के गुस्से से बचा लो, तो मुझे मार ही डालेंगी।
आने के बाद वो अपने मोम को छोटे छोटे वादे करने लग जाती है। अगले साल से मैं पक्का पढ़ूंगी। के बाद जियांग लूमियो को ट्यूशन देने लग जाता है, लेकिन शीशन फिर से उनके बीच में आने लगता है। वो भी जियांग से ट्यूशन लेने के लिए आ जाता है तो अपना सारा बदला उसे डांट डांट कर ले रहा होता है। मिस्टर लू ने जियांग की सर्जरी के लिए जो पैसे दिए होते हैं, इधर लूमियो की मोम अपने पति को डांट रही होती है, तुमने वो पैसे जियांग के पैर के लिए उसके डैड को दे दिए, पर वो पैसे मैंने अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए रखे हुए थे। डैड तो गुस्सा करने लग जाते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जियांग की टांग का ठीक होना भी जरूरी है। लेकिन उसकी मोम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में घर छोड़कर ही चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में लूमियो और शीशन जियांग से ट्यूशन लेने की वजह से इस बार अच्छे स्कोर करते हैं। के बाद वो अपनी मोम को कॉल करती है और बोलती है, मोम आप घर वापस आ जाओ, इस बार मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। मोम बोलती है, मैं नहीं आने वाली, तुम ही मेरे पास आ जाओ। लूमियो अपने मोम डैड के अलग होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। जियांग को भी पता चल गया था कि वो दोनों क्यों लड़ रहे हैं, इसलिए वो अपने डैड के पास आकर बोलता है, आगे से कभी भी आप लूमियो की फैमिली से पैसे मत लेना। इस बात पर उसके डैड उसे चाटा लगा देते हैं। इसके बाद वो अपनी मोम को कॉल करने लग जाता है और बोलता है, मैं पढ़ाई करने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। लूमियो को भी पता चल जाता है जियांग आगे की पढ़ाई करने के लिए अपनी मोम के पास जा रहा है। सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। लूमियो की मोम उसे एड्रेस भेजती है, यहाँ पर तुम्हें अलग रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। ये सुनकर वो तो टूट जाता है। उसे याद आता है उसकी मोम ने तो उसे छोड़ दिया था, लूमियो ने ही उसे जीना सिखाया था। लूमियो उस पर गुस्सा कर रही होती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। वो बोलती है, मैं तो बस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपने रूम में आकर रोने लग जाती है। इवन जियांग के दोस्त भी काफी ज्यादा सैड हो रहे थे कि वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन शीशन तो खुश हो रहा था क्योंकि उसका रास्ता जो साफ हो गया था। उसके बाद शीशन उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन लूमियो बता देती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। उधर शीची भी सीमन को प्रपोज कर देती है तो शीशन उसे इस गम से निकालने के लिए अम्यूजमेंट पार्क में लेकर आ जाता है। इसके बाद शीशन लूमियो को बोलता है, मेरे मजाक को सीरियस मत लेना, मुझे भाई समझकर भी मेरे साथ रह सकती हो। नेक्स्ट सीन में लूमियो जियांग को बहुत ही ज्यादा याद कर रही होती है। अभी जियांग पीछे से उसके पास आता है और वो सुन लेता है कि लूमियो रो रो कर बोल रही होती है, प्लीज जियांग मुझे छोड़कर मत जाओ। जियांग उसके पास आकर बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये सुनकर वो उसे हक कर लेती है। जियांग की मोम उसे लेने के लिए आ जाती है। वो बोलती है, तुम अपने डैड को छोड़कर मेरे साथ चलो, लेकिन अब जियांग उनके साथ जाने से मना कर देता है। उसके डैड भी बोलने लग जाते हैं, अब मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, कोई अच्छा सा काम ढूंढूंगा, ये बच्चे का ख्याल खुद ही रखूंगा। नेक्स्ट सीन में जियांग का रिजल्ट आ जाता है और वो स्कूल में टॉप करता है। उसके बाद उसके डैड उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर में भेज देते हैं। जियांग के डैड उसके नाम पर एक शॉप खोल लेते हैं और लूमियो की मोम भी अपनी नाराजगी को खत्म कर घर आ जाती है। लूमियो जियांग के डैड की शॉप पर आती है। लूमियो का जूता टूट गया था तो इसलिए जियांग उसे अपनी गोदी में उठाकर उसे घर छोड़ने के लिए आता है। मोम उन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाती है। जियांग मोम को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मोम ने तो अपनी बेटी के लिए एक अमीर लड़के के सपने देखे हुए होते हैं कि वो थोड़ा सैड हो जाती है। लेकिन जब मोम को पता चलता है उनकी बेटी भी जियांग को पसंद करती है तो उन्हें अपनी बेटी की खुशी में खुश होना ही पड़ता है। इसके बाद ये सभी लोग साथ में घूमने जाते हैं। यहाँ पर जियांग लूमियो को प्रपोज करना चाहता था। वो उसे प्रपोज कर हमेशा के लिए उसका साथ मांग लेता है। लूमियो भी उसे तुरंत हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ शीशन भी चीची के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको भी अपना सच्चा प्यार मिल गया था। यानी कि सभी की लव लाइफ सेट हो जाती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।